अरे रवि, क्या कर रहा है? अरे देख, सूरज डूबने वाला है और तू इस शमशान घाट के अंदर सोया हुआ है। अरे घर चल, तुझे नहीं पता रात होते ही यहाँ क्या माजरा होता है। वो दृश्य देखकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देख रोहन, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं अब और जीना नहीं चाहता। मेरे भाई और भाभी ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। वैसे भी मैं इसी शमशान घाट को ही अब अपनी आखिरी मंजिल मानता हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। देख भाई, तुझे मरना है तो मर, पर मुझे नहीं मरना। मैं तो जा रहा हूँ। रोहन वहां से भागता हुआ चला जाता है। रवि अपने ख्यालों में खोया शमशान घाट में ही लेटा रहता है। अचानक सूरज डूब जाता है और चारों तरफ रात का गहरा अंधेरा फैल जाता है। तभी रवि को एक खूबसूरत लड़की शमशान घाट में एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। वो भी अपनी ही दुनिया में खोई हुई लग रही है। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। सच में ये तो स्वर्ग से उतरी हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। चलो इससे चलकर बात करता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अब जीने की एक वजह मिल गई है। रवि उठता है और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? देखो, मैं रवि हूँ और मैं सुबह से इसी शमशान घाट में पड़ा हुआ हूँ। मुझे अब बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम भी यहाँ बैठी हो तो शायद तुम्हारा घर भी नजदीक ही होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे पास थोड़ा बहुत खाना है और वैसे भी यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ। रोशनी रवि का हाथ पकड़ लेती है। रवि अपनी सुध बुध खोकर उसके पीछे चल देता है। कुछ ही देर में वे शमशान घाट के अंदर ही एक बहुत ही विचित्र महल के सामने पहुंच जाते हैं। अरे, ये महल तो किसी राजा महाराजा जैसा लग रहा है। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ, यही मेरा घर है। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी रंग बिरंगा खाना लेकर आती हूँ। रोशनी महल के अंदर जाती है और थोड़ी ही देर में कई प्रकार के लजीज पकवान लाकर रवि के सामने सजा देती है। रवि खाने को देखकर दंग रह जाता है। जिंदगी में पहली बार इतने तरह के पकवान एक साथ देख रहा हूँ। मेरी भाभी ने तो मुझे कभी एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं दिया, और इतने तरह तरह के पकवान तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। तुम्हें जितना खाना है खा लो, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, क्योंकि मेरे इस महल में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। माता पिता की मृत्यु के बाद मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। उस दिन के बाद रवि और रोशनी के बीच प्यार भरी बातें होने लगती हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। रोशनी रवि की इतनी सेवा करती है कि रवि पूरी तरह उसका दीवाना हो जाता है। तभी एक दिन रोशनी उदास बैठी होती है। क्या हो गया रोशनी? तुम बहुत परेशान लग रही हो। इन 3 दिनों में तुमने मुझे जीने की नई वजह दी है, इसलिए बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखो, क्या तुम गांव जाकर मेरे लिए एक व्यक्ति को यहाँ ला सकते हो? अरे, तुम्हारे लिए एक व्यक्ति क्या, मैं तो पूरे गांव को यहाँ लाकर खड़ा कर दूं। तुम बस उसका नाम बताओ। गांव में उसका नाम पिंडारी है। तुम बस उस पिंडारी को यहाँ लेकर आओ। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं आज ही गांव जाकर तुम्हारे लिए पिंडारी को ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर रवि वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में वो खुद से कहता है कि रोशनी ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वो पिंडारी को जरूर ढूंढ लेगा। रवि गांव पहुंचकर एक व्यक्ति के पास खड़ा होता है। अरे रामलाल काका, आपने पिंडारी को कहीं देखा है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। रामलाल रवि को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। अजीब बात है, मैं कब से इनसे पूछ रहा हूँ लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
चलो कोई बात नहीं, आगे देखता हूँ, कोई तो पिंडारी का पता बता ही देगा। रवि कई और लोगों से पूछता है पर कोई उसे जवाब नहीं देता। तभी वो देखता है कि गांव का मुखिया किसी से बात कर रहा है। अरे तूने पिंडारी को देखा? पता नहीं वो कहाँ चला गया है। आपको नहीं पता? वो तो गांव-गांव घूमकर सबकी मदद करता है। शायद वहीं कहीं गया होगा। हाँ, पिंडारी से मुझे भी काम था। बेचारे के घर के बाहर तो हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहीं पास के पीपल के पेड़ के पास उसका घर है। लोग तो पाताल से भी उसे पूछते पूछते यहाँ पहुंच जाते हैं। रवि दूर खड़ा उनकी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि पिंडारी का घर पीपल के पेड़ के पास है। वो आगे बढ़ता है और उसे एक बड़ी झोपड़ी दिखाई देती है। रवि जैसे ही घर के पास पहुंचता है, अंदर से ममता नाम की औरत बाहर निकलती है और रवि को देखते ही मुस्कुराने लगती है। अरे, आप तो मुझे पहली बार देख रही हैं, फिर मुझे देखकर इस तरह मुस्कुरा क्यों रही हैं? तुम अभी नहीं समझोगे, बस ये बताओ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो? मुझे पिंडारी से मिलना है। शायद वो आपके पति होंगे। वो कहाँ है? देखो, वो तो अभी दूसरे गांव गए हैं काम के सिलसिले में। उन्हें आने में 2 दिन का वक्त लगेगा, तो तुम्हें 2 दिन बाद आना होगा। नहीं, मैं 2 दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता। उन्हें मेरे साथ चलना ही होगा। बहुत जरूरी काम है। देखो, तुम चाहे जो कहो, लेकिन 2 दिनों बाद ही वो आएंगे। ठीक है, अगर वो 2 दिनों बाद ही आएंगे तो मैं यहीं पर इंतजार कर लूंगा। बस इतने में पीछे से पिंडारी वहां आ जाता है। अरे, कहीं आप ही तो पिंडारी नहीं है? हाँ, मैं ही पिंडारी हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी पत्नी तो कह रही थी कि आप 2 दिनों बाद आएंगे और आप तो अभी आ गए। अरे वो मैं काम के सिलसिले में हर वक्त दूसरे दूसरे गांव टहलता रहता हूँ, तो आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। मेरी पत्नी मेरे कामों से डरती रहती है, इस वजह से शायद उसने ऐसा बोल दिया होगा। वैसे बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरी प्रेमिका ने आपको बुलाया है, इसलिए आपको मेरे साथ मेरी प्रेमिका के पास चलना होगा। पिंडारी अचानक रवि का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर के बाहर एक खंडहर में पहुंच जाता है। ये क्या? मैंने तो आपको अपनी प्रेमिका के यहाँ जाने के लिए बोला था, लेकिन आप मुझे इस खंडहर में लेकर क्यों आ गए? देखो, तुम जिस प्रेमिका की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी आंखों में ही देखकर बता रहा हूं कि वो मर चुकी है। उसकी आत्मा ने तुमसे बात की है और तुम उसके बस में हो। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मेरी प्रेमिका एक जीता जागता इंसान है और उसका बहुत बड़ा महल है। मैं खुद उसका महल में 2-3 दिन रहा हूँ। उसने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे अच्छे से पता है कि वो जिंदा है। आप झूठ बोल रहे हैं। देखो, मैं यही काम करता हूँ, भूत प्रेत को पकड़ना, उन्हें बांधना और इंसानों को सही राह दिखाना। और वैसे भी तुम जो अभी मेरे पास खड़े हो, तुम भी कोई जीवित नहीं हो। तुम्हारा शरीर उसी की विचित्र हवेली में कैद है और तुम्हारी आत्मा भी मेरे सामने है। इसीलिए तुम जब गांव वालों के सामने से गुजरे होगे, किसी ने तुमसे बात तक नहीं की होगी। ये बात तो है, किसी गांव वाले ने मुझे नहीं पहचाना। पर यह कैसे हो सकता है? मेरा शरीर वहां और मेरी आत्मा यहां? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही हुआ है। इसीलिए मेरी पत्नी तुम्हें देखकर मुस्कुराई थी। तो अगर वो आपकी पत्नी है, पर वो भी तो एक साधारण इंसान है, तो फिर उसने मुझे कैसे देख लिया, जबकि बाकी गांव वालों ने नहीं देखा? क्योंकि वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन उसे मैंने अपनी शक्तियों से यहाँ रोक रखा है। इसी वजह से वो एक आत्मा को पहचान पाई है। तो आप अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि उसे मरने के बाद भी दूर नहीं जाने दिया? वो एक नेक आत्मा है, इसलिए मैंने उसे यहाँ रोक के रखा है ताकि वो सबकी मदद कर सके। मैं उससे दूर रहूं तभी अच्छा रहेगा। वो तो पूरे गांव को बर्बाद करना चाहती है। नहीं, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। मुझे पता है कि वो अच्छी है। अगर वो किसी मुसीबत में है तभी उसने मुझे यहाँ भेजा है। आप चलिए मेरे साथ। तुम ऐसे नहीं समझने वाले। तुम चलो मेरे साथ। पिंडारी फिर से रवि का हाथ पकड़ लेता है और उसे ले जाकर शमशान घाट के द्वार पर खड़ा कर देता है। ये देखो, यहाँ सामने तुम्हें कोई महल दिख रहा है?
पूरा शमशान घाट खाली है। यहाँ तो कोई महल नहीं है। तो जो महल तुम देखते हो वो सिर्फ एक मायाजाल है जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है। इसीलिए जाओ और अपने शरीर को सूर्य डूबने से पहले उस आत्मा से आजाद कर लो, वरना तुम्हारा शरीर कभी उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसने मुझे सच में मार दिया तो? देखो, अगर तुम नहीं गए तो वैसे भी तुम मारे जाओगे। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा से कई घंटों से दूर है। अगर रात के 12 बजे से पहले शरीर और आत्मा का मिलन नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए आत्मा बनकर भटकते रह जाओगे। नहीं, मैं भटकना नहीं चाहता। ठीक है, मैं अपना शरीर लेकर आऊंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। ध्यान रखना कि तुम अपने मकसद से भटकना मत। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका सच जान गए हो, नहीं तो उसी वक्त वो तुम्हारा सर कलम कर देगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर उसने अपनी शक्ति से पता कर लिया तो मेरा जिंदा लौटना मुश्किल होगा। ठीक है, रुको। पिंडारी अपने बटुए से एक विशेष भभूत निकालता है और रवि के हाथ में थमा देता है। ये भभूत ले जाओ। इस भभूत से कुछ घंटों के लिए वो उस माया जाल में फंस सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ सूरज डूबने से पहले तक ही काम करेगी। जैसे ही सूरज डूबेगा इस भभूत की शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इतना कहकर रवि वहां से निकल पड़ता है और शमशान घाट की ओर जाने लगता है। आसमान में सूरज डूबने की कगार पर है, जिससे रवि की धड़कनें तेज होने लगती हैं। आसमान में सूरज भी डूबने वाला है। मुझे जल्दी से उस विचित्र महल में जाना होगा और अपने शरीर को लेकर बाहर निकलना ही होगा। रवि शमशान घाट के अंदर प्रवेश करता है। कुछ ही देर में उसे वो विचित्र महल दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वहां रोशनी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गए? बताओ, क्या पिंडारी को लेकर आए? वो कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देखो, मैं पिंडारी के घर तक गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि वो 2 दिन बाद आएगा, इसीलिए मैं वापस आ गया। तुम वापस क्यों आए? मैंने कहा था ना कि तुम्हें उसे लेकर ही आना है। तुम खाली हाथ कैसे आ सकते हो? तुम चिंता मत करो, मैं उसे 2 दिन बाद तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। तुम मुझे थोड़ा तो वक्त दो। ठीक है, तो 2 दिन बाद तुम उसे लेकर ही आना। रोशनी वहां से जाने लगती है, लेकिन अचानक उसे कुछ शक होता है और वो रुक जाती है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ तो है जो तुम बताना नहीं चाहते। रवि मौका पाकर तुरंत वो भभूत निकालता है और रोशनी की आत्मा पर छिड़क देता है। भभूत पड़ते ही रोशनी वहीं जकड़ जाती है। रवि तुरंत भागकर उस कमरे में जाता है जहां उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। वो जल्दी से अपने शरीर पर लेट जाता है और उसकी आत्मा शरीर में वापस समा जाती है। रवि जैसे ही उस विचित्र महल से निकलने वाला होता है, उसके कदम रुक जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं इसे इस तरह यहाँ कैद नहीं छोड़ सकता। क्यों ना मैं भी पिंडारी की तरह इसकी रूह को कैद कर लूं? मैं इसका दुपट्टा अपने साथ ले जाता हूं और पिंडारी से कहूंगा कि इसे भी अपनी पत्नी की तरह मंत्रों से बांध दे, या फिर मैं इसकी आत्मा को किसी और शरीर में डाल दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ताकि मेरे जीने की ये वजह कभी मुझसे दूर ना हो सके। भले ही ये आत्मा है, पर मैंने इससे सच्चा प्रेम किया है। रवि रोशनी का एक दुपट्टा उठा लेता है और महल से बाहर भागता है। जैसे ही वो शमशान से बाहर निकलता है, वो महल अचानक गायब हो जाता है। चलो, अब जल्दी से इस दुपट्टे को लेकर पिंडारी के पास जाना होगा, ताकि मैं वो विधि करवा सकूं जिससे रोशनी हमेशा मेरे पास रहे। लेकिन उसके लिए मुझे एक लड़की का शरीर चाहिए होगा। आखिर किस लड़की को अपने वश में करूं? रवि गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि एक घर के बाहर एक आदमी अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहा है और उसे घर से निकाल रहा है। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए, मेरे जीने की अब कोई वजह नहीं बची है। मुझे घर के अंदर आने दीजिए। रवि दूर खड़ा ये मंजर देखता है
और उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आता है। उसे अपनी रोशनी के लिए एक शरीर मिल गया था। देखो, मैं तुम जैसी बांझ औरत को अब अपने पास नहीं रख सकता। अब मैं दूसरी शादी करूंगा जो मुझे वारिस दे सके, बच्चे पैदा कर सके। मैं तुम्हारे जैसी औरत से शादी करके अपनी जिंदगी अब और खराब नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए मुझ पर रहम खाइए। मैं कहाँ जाऊंगी? आप तो जानते हैं, हमारे गांव का नियम है, शादी के बाद कोई भी लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती है। तो इस हालत में मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती हूँ। सूरज कल्याणी की एक बात नहीं सुनता और उसे धक्का देकर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। कल्याणी वहीं दहलीज पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूर खड़ा रवि ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। मिल गया। मेरी प्रेमिका के लिए ये शरीर एकदम उत्तम है। मैं अपनी रोशनी की आत्मा को इसी कल्याणी के शरीर में बसाऊंगा। रवि धीरे धीरे चलकर कल्याणी के पास पहुंचता है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारा दुख जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। अब मैं क्या कह सकती हूँ? औरतों के साथ इस दुनिया में सदियों से ऐसा ही होता आया है। कल्याणी, तुम अपने पति से बदला ले सकती हो। बस तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा कार्य करना होगा। कैसा कार्य? हाँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ अपने पति से और इस क्रूर समाज से। आज पंचायत में भी मुखिया ने मुझे ही गांव से निकालने का फैसला सुनाया। क्या एक औरत माँ नहीं बन सकती तो उसका कोई अस्तित्व नहीं? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं? इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर में अपनी प्रेमिका की आत्मा को स्थापित करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम उसकी शक्तियों की मदद से इस पूरे गांव और अपने पति से चुन चुन कर बदला ले सकती हो। फिर सबको तुम्हारी अहमियत समझ में आ जाएगी। क्या आत्मा? चलो ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जब इस समाज ने एक औरत की जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं समझा, तो मैं भी एक आत्मा की मदद से इन सब को बर्बाद करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। रवि कल्याणी को लेकर पिंडारी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही पिंडारी रवि के हाथ में रोशनी का लाल दुपट्टा देखता है, वो फौरन सब कुछ पहचान जाता है। रवि, तुम सच में अपना शरीर वापस हासिल करने में सफल रहे? हाँ, और अब मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं समझ गया कि तुम क्या चाहते हो। पर हम जा कहाँ रहे हैं? चलो मेरे साथ। चलो तो सही, मैं अभी बताता हूँ। पिंडारी उन दोनों को लेकर उसी पुरानी खंडहर वाली गुफा में आ जाता है। पिंडारी बाबा, जैसा कि आपने अपनी पत्नी की आत्मा को यहाँ रोक रखा है, वैसे ही मैं भी रोशनी का दुपट्टा ले आया हूँ। बस आप किसी भी तरह रोशनी की रूह को इस कल्याणी के शरीर में डाल दीजिए। मैंने कल्याणी से बात कर ली है, वो इसके लिए तैयार है। रोशनी हमेशा मेरे पास रहेगी और कल्याणी उसकी शक्ति से गांव वालों से अपना बदला ले पाएगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। रवि, तुम मूर्ख हो गए हो। तुमने क्या सोचा कि तुम उस आफत को फिर से इस गांव में लाओगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देंगे? जब आप अपनी पत्नी की आत्मा के साथ रह सकते हैं, तो मैं अपनी प्रेमिका के साथ क्यों नहीं? मूर्ख, मेरी पत्नी और उस रोशनी में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी पत्नी एक नेक रूह थी। वो मरने से पहले एक बहुत बड़ी पुजारन थी। उसकी शक्तियों की मदद से मैं आज भी बच्चों और बूढ़ों का इलाज करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ। इसीलिए मैंने उसकी आत्मा को यहाँ रोक रखा है। पर मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन तुम जिस आत्मा की मदद कर रहे हो, वो एक बहुत ही बुरी और शापित किस्म की रूह है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब सुनो, वो रोशनी इस गांव की भगवान बनना चाहती है, पर अपनी ममता से नहीं, बल्कि अपने खौफ और विनाश से। आधी रात का समय था। घने जंगलों के बीच से रोशनी बहुत तेजी से भागते हुए एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचती है। आओ रोशनी, आओ, मुझे पता था तुम आओगी। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। तुम्हारे कहने पर मैंने क्या नहीं किया।
मैंने अपने माता पिता, अपने भाई और पूरे खानदान को मार दिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो असीम शक्ति अभी तक क्यों नहीं आई है? धैर्य रखो रोशनी, तुमने उन सबको मारा है, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी आधी शक्ति आई है। पूरी शक्ति पाने के लिए तुम्हें इस गांव के सबसे नेक इंसान पिंडारी को मारना होगा। उसकी बलि चढ़ाते ही तुम इस गांव की देवता बन जाओगी और तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखना, अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ ना, तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी शक्ति हासिल करने के लिए मैंने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। इस बार तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज अमावस्या की रात है। रात के तीसरे पहर से पहले तुम्हें पिंडारी को जान से मारना होगा। रोशनी वहां से निकल पड़ती है और कई घंटों का सफर तय करके पिंडारी के घर पहुंचती है। पिंडारी उस वक्त गहरी नींद में सो रहा होता है। रोशनी मन में, यही सही मौका है, मुझे पिंडारी को जान से मारना ही होगा। मैंने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब ये शक्ति हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही मैं ये शक्ति पा लूंगी, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। रोशनी चोरी चुपके खिड़की के रास्ते पिंडारी के कमरे में घुस जाती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक पिंडारी की नींद खुल जाती है। कौन कौन है वहां? पकड़े जाने के डर से रोशनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर दीवार के नुकीले कोने से जा टकराता है। पिंडारी दीपक जलाकर देखता है। अरे तुम? लेकिन ईश्वर की माया देखो, अब मैं क्या करूं? मैं इसे इस तरह यहाँ छोड़ भी नहीं सकता। पिंडारी रोशनी के शरीर को उठाता है और घर के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खोदकर, मैं समझ गया था कि तुम किस गंदे मकसद से यहाँ आई थी, पर जैसा तुमने बीज बोया वैसा ही फल मिला। अब अपनी आत्मा को शांति दो और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दो। पिंडारी वहां से चला जाता है और वो रात बीत जाती है। 2-3 दिन बीतते ही गांव में डर का माहौल छा जाता है। रोशनी की रूह गांव में तांडव मचाने लगती है। एक रात एक गांव वाला रास्ते से जा रहा होता है। ये क्या? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो कोई इंसान लग भी नहीं रही हो। मुझे छोड़ दो। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना कहकर रोशनी उस गांव वाले को घसीटते हुए घने जंगलों की तरफ लेकर चली जाती है। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अग्नि सुबह होते ही गांव के चौपाल पर हंगामा मच जाता है। तूने सुना? हमारे गांव से वो मनोहर गायब हो गया है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सच में मुखिया जी, ये तो बहुत ही बड़ा अपशकुन है। चलिए चलिए, हमें इसका पता लगाना होगा। चलो हम सब पिंडारी के पास चलते हैं, वो हम लोगों को सही रास्ता बताएगा। फिर पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर पिंडारी के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या हो गया? सब यहाँ एक साथ? देखिए क्या हो गया, हमारे गांव से मनोहर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। पिंडारी अपनी आंखें बंद करता है। तभी पिंडारी उस पेड़ के नीचे जाता है और वहां की मिट्टी एक घड़े में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हैं पिंडारी? पिंडारी एक पेड़ के नीचे उस मिट्टी को गाड़ देता है और अपना मंत्र पढ़कर वहां से आ जाता है। तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ समझ गया था, इसीलिए मैं तुमसे उसकी चुन्नी मंगवाना चाहता था, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इतना कहते ही पिंडारी उस चुन्नी पर भभूत छिड़क देता है, जिससे उसमें तेज आग लग जाती है और वो चुन्नी वहीं जलकर राख हो जाती है। नहीं, आपने ठीक नहीं किया। कुछ भी किया उसने, पर वो मेरी प्रेमिका थी। बस करो रवि, पागलपन की भी हद होती है। अब जाकर अपना शांति भरा जीवन जियो। पर इसमें मेरी क्या गलती है? आप सबका दुख दूर करते हैं, तो मेरा भी दुख दर्द दूर करिए।
मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? इसी वजह से मेरे पति और पूरे परिवार वालों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और पंचायत ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया, मेरा नहीं। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, तुम भी अंदर से टूटी हुई हो और ये रवि, ये भी दुनिया से टूटा हुआ है। ये एक आत्मा में अपनी दुनिया खोज रहा था। मेरा मानो तो तुम दोनों अपने जीवन में एक दूसरे को एक मौका दो, जिससे इसकी जिंदगी भी संवर जाएगी और तुम्हारी भी। पर मैं दोबारा प्रेम कैसे कर सकता हूँ? देखो, वो एक आत्मा थी और ये एक इंसान है। तुम दोनों अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू करो, यही मेरी राय है, क्योंकि तुम दोनों के दुख का यही एक अंत है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं भी एक नए सिरे से जीवन जीने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर कल्याणी और रवि वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दूसरे गांव जाकर अपना जीवन एक नई शुरुआत के साथ जीने की कोशिश करते हैं।